नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 6 मई और स्वागत है आप सभी का सिवी पाठशाला में। तो आज 6 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो रिसेंटली में 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट डेट है, थोड़ा देख लेते हैं क्यों। क्योंकि हर वर्ष मई का जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है ना, महीने का जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है, ठीक है, उसको विश्व अस्थमा दिवस के नाम से जाना जाता है। तो इस बार जो ट्यूसडे पड़ा है वो 4 मई को पड़ा था 2021 का, ठीक है, इसलिए 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसे ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस वर्ष का जो अस्थमा दिवस था उसका थीम क्या था? उसका थीम था अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ये अस्थमा दिवस 2021 का ये इस बार थीम था ये। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी द्वारा अस्थमा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हिस्ट्री ऑफ द डे में देखेंगे विश्व का सबसे पुराना डाक टिकट, मतलब ऐसा डाक टिकट जो चिपकाने वाला हो, ठीक है, पेनी ब्लैक को नागरिकों के उपयोग के लिए कब मान्यता मिली? तो विश्व का जो देखे तो डाक टिकट कौन सा था वो सबसे पहले डाक टिकट? तो ये है पेनी वन पेनी, इसे कहते हैं पेनी ब्लैक, इसका नाम था। ये पोस्टेज था, ये डाक टिकट था ये। तो इसको जो फर्स्ट टाइम जो मान्यता मिली थी वो कब मिली थी? 6 मई 1840 में। जी हाँ, 6 मई 1840 को इसकी मान्यता मिल गई थी नागरिकों के उपयोग के लिए। वैसे 1 मई को इसको 1840 में ही मतलब जिसे अपना लिया गया था, पर इसको नागरिकों के लिए जो उपयोग करने के लिए बताया गया वो 6 मई 1840 में बनाया गया था। तो हिस्ट्री ऑफ डे ये है आज का। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ था इंदिरा गांधी टाइम में, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ा है? तो क्वेश्चन यही है कि जो ज्ञानी जैल सिंह जो थे हमारे राष्ट्रपति थे, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा, यहाँ ऑप्शन रेड हो गया, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में हम क्यों जाने जाएंगे? क्योंकि अभी रिसेंट में 5 मई, 5 मई को इनका जन्मदिन था, ज्ञानी जैल सिंह का। तो 1916 में इनका डेट ऑफ बर्थ था। और ये जो थे ये प्रेसिडेंट थे, 7वें प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट रहे थे ये। क्योंकि इंदिरा गांधी 84 में डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों प्रधानमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति थे। ये है ज्ञानी जैल सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चेकमेट कोविड की पहल किसके द्वारा की गई? चेकमेट कोविड, तो अभी AICF, अगर इसका फुल फॉर्म माने तो देखेंगे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन लॉन्चेस इनिशिएटिव टू हेल्प चेस कम्युनिटी फाइट COVID-19। तो इसमें कई सारे जो लोग थे, इसमें आपके प्रेसिडेंट संजय कपूर जो है इसके AICF के वो जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ आनंद वो भी जुड़े पड़े हैं। तो ये भारत के अंदर में जो कोविड पेशेंट्स हैं जो शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए इस इनिशिएटिव चलाया गया। तो जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने ट्यूसडे को लॉन्च द चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। तो ये फ्रेंड्स से क्वेश्चन है, ये जो अभी पेंडिंग फैला हुआ है तो उसमें जितने चेस कम्युनिटी से जितने जो संबंधित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए इस इनिशिएटिव को चलाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में आयुष 64 सीरीज़ वेबिनार किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो आयुष 64 जो सीरीज़ वेबिनार है वो इसका ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ ने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया था। तो इस स्लाइड में दीजिएगा आपको कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ ऑर्गेनाइज अ वेबिनार सीरीज ऑन रोल ऑफ आयुष 64। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो अभी कोविड का संकट है पूरे हमारे देश के अंदर फैला हुआ है,
ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोविड-19 इन्फेक्शन द एफिशिएंसी ऑफ आयुष 64 फॉर होम बेस्ड केयर बिकम ऑल मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेलेंट कोविड सिचुएशन इन द कंट्री। तो जो घरेलू उपाय है उसके द्वारा हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, उससे संबंधित इससे वार्ताएं चली थी। तो अभी जो ये कोविड-19 से बचाव हेतु जो आयुर्वेद प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल किया गया था, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा एक पोस्ट है। इसमें कुछ काढ़ा बनाने की विधि और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसके बारे में बताया गया है। तो चलते हैं, जो कि घरेलू उपयोग के लिए है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। ये उत्तराखंड के जस्टिस थे, ये उच्च न्यायालय के। तो ये जो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, यही जो क्या है अभी नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में अगले स्लाइड में हम देखेंगे आगे। इसके लिए पूरा एक मैंने स्लाइड तैयार किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए। चलते हैं आगे स्लाइड पर। ये है जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, ठीक है, अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयर पर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये है जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा की मृत्यु हो गई, वह कौन थे? ये एक दुखद समाचार है, क्योंकि ये डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी जो हैं, ये इन्होंने ही एक एपीजे अब्दुल कलाम के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। ये इनकी मृत्यु हो गई है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, और जो आप तेजस विमान देखते हैं उनका डिज़ाइन इन्हीं ने तैयार किया था। तो ये है साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा। ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं ये, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये एक वैज्ञानिक थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रूट्स टू रेडियंस किताब की लेखिका कौन है? ये बहुत ही एक हमारे लिए गर्व की बात है कि एक जो 28 वर्षीय निकिता उपाध्याय हैं, ये एक लेखिका हैं। इनकी किताब है रूट्स टू रेडियंस। ये आयुर्वेद संबंधित एक किताब है। अभी रिसेंट में ये पता चला कि जो फोर्ब्स ने अपने जो फोर्ब्स पत्रिका है उसने अंडर 30 एशिया लिस्ट में जो भिलाई के रहने वाले निकिता उपाध्याय हैं उनको शामिल किया है। तो इनकी बुक्स जो है रूट्स टू रेडियंस इन बुक का नाम है। तो ये अपनी बुक के द्वारा ही, इनके बुक के कारण ही इनको फोर्ब्स जो पत्रिका है उसने एशिया के 30 बेस्ट लेखकों में से एक छाटा है इन्होंने। तो ये कौन है? आपकी निकिता उपाध्याय। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा दिल्ली और हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही गई है? तो अभी रिसेंटली में जो DRDO जो है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा कोरोना का फैल रहा जो संक्रमण है उससे ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा फैल रही है दिल्ली में, किल्लत ज़्यादा है। तो इसलिए DRDO ने क्या किया कि एक 5 ऑक्सीजन प्लांट लाने की बात करी है, जिसमें दिल्ली और हरियाणा दोनों शामिल हैं। तो DRDO इंस्टॉल्ड अ मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट इन दिल्ली हरियाणा। इक्विपमेंट्स अराइव एट एम्स और रामलाल मनोहर जो लोहिया हॉस्पिटल है उसमें। तो हम देखते हैं कौन कौन सी जगह पर है ये ये ऑक्सीजन प्लांट खुलेगा। तो एम्स इन झज्जर हरियाणा ये है, ठीक है। और जो आपके जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में ही है, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में ही है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में ही है, और एम्स ट्रामा सेंटर जो है दिल्ली में ही है। तो 4 दिल्ली में, ट्रामा सेंटर, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एंड जो एक और कौन सा, एम्स इन झज्जर, उसमें क्या करेगी? ऑक्सीजन प्लांट खोलेगी DRDO। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया, वो कौन थे? ये भी एक दुखद समाचार है। जगमोहन मल्होत्रा ये एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। तो ये कौन थे? ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे ये। तो फोटो देख लेते हैं उनकी। तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जो मल्होत्रा, उनका निधन हो गया। चरमबंद को लेकर अपनाया था इन्होंने सख्त रवैया। तो देखते हैं फ़ोटो, ये हैं जगमोहन मल्होत्रा जिनका निधन हो गया। ये राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल थे ये जम्मू कश्मीर के। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
भारत में 5G ट्रायल का आदेश किसने जारी किया? ठीक है, यहाँ किसके आ गया, किसने आएगा यहाँ पर, किसने जारी किया? तो जो देशी जो कंपनियां हैं, जो रिलायंस है, जियो और जो एयरटेल है, और जो वीआई जो कंपनियां हैं देश के अंदर में, उनको ट्रायल देने के लिए 5G का ट्रायल देने के लिए ये DOT जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसके द्वारा जो है ये 5G ट्रायल करने की अनुमति मिल चुकी है। तो लगभग दिसंबर तक आते थे ये ट्रायल अपना पूरा कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अप्रूव द टेलीकोज एप्लीकेशन फॉर 5G ट्रायल्स। 5G ट्रायल्स, नो चाइनीज टेक फॉर ट्रायल्स। चाइनीज टेक्नोलॉजी को नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ इंडियंस को ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अग्नि सुरक्षा प्रोजेक्ट। अग्नि सुरक्षा प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये अभी रिसेंट में आग लगा था उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो है अग्नि सुरक्षा प्रोजेक्ट जो है ये राज्य है, इसी राज्य में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और जो 9 बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करी गई है। तो ये है उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर वन बचाने के लिए 9 बिंदुओं पर केंद्र होगा अग्नि सुरक्षा प्रोजेक्ट, ये इंफॉर्मेशन मिली है। और PMO जो कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट को मतलब सूचना प्रदान करी गई कि उत्तराखंड में जो जंगल है उसके आग लगने के जो न्यूनीकरण के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है, ताकि एक ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है जिसमें कि कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जा रही है, ताकि किससे, क्योंकि वहाँ पर जो आग की जो स्थिति जो हो गई जंगलों में वो ना हो। तो अग्नि सुरक्षा प्रोजेक्ट ये संबंध किससे? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अभी उत्तराखंड के जो CM है वो कौन है? तीरथ सिंह रावत। कौन है? तीरथ सिंह रावत। और इसकी राजधानी क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। राजधानी क्या है इसकी? देहरादून। और उत्तराखंड जो है मूल राज्य जो है उत्तर प्रदेश, उससे अलग हुआ था ये उत्तराखंड। तो ये उत्तरी भाग जो है भारत का उसमें स्थित है उत्तराखंड। चलते नेक्स्ट की तरफ। किस देश में 12 से लेके 15 ईयर्स के उम्र के बच्चों के लिए फाइज़र बायोटेक्निक की कोविड वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो अभी कनाडा के अंदर में क्या है कि कनाडा सरकार ने क्या किया, जो फाइज़र जो बायोटेक ने जो कोविड वैक्सीन है उसको लगाने की जो 12 से 15 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उसको जो अनुमति प्रदान कर दी गई है। इंडिया में तो अभी वैक्सीन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो ये कनाडा कंट्री है। अभी रिसेंट में अपडेट आया था कि जो फाइज़र कंपनी है उसमें 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको कोविड वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पुतला नाच किस राज्य से संबंधित है? तो पुतला नाच जो है वो आसाम से एक आसाम के जो परंपरागत जो एक नाच है पुतला नाच, वो आसाम से संबंधित है ये। तो इसमें ये है कि जो पुतले को धागे से बांध करके, जिसे हम कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कठपुतली तो है, तो वो कठपुतली थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये धागे द्वारा जो है जो पपेट्स होते हैं, पुतला होता है, उसे नचाया जाता है। तो ये पुतला नाच जो है आसाम राज्य से संबंधित है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बनता है UPSC का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैट्रिक्स M या फिर R21 क्या है? मैट्रिक्स M R21 क्या है? तो मैट्रिक्स M और R21, जब भी मैट्रिक्स M के लिए R21 कह लीजिए, ये एक वैक्सीन है। और वैक्सीन किसकी है? ये वैक्सीन है मलेरिया की। ये मैट्रिक्स M जो है मलेरिया वैक्सीन है, और इसकी जो मारक क्षमता वो 77% इसकी मारक क्षमता दिखाई जा रही है। WHO ने जैसे अप्रूव किया। मैट्रिक्स M एक मलेरिया वैक्सीन है ये। तो ये 4 मई का अपडेट है। ये साइंस एंड टेक का जो पार्ट है उसका रिलेटेड है ये क्वेश्चन प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आज का जो आयोग हमने चर्चा करी थी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो अभी जो चेंज हुए हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत जो बने हैं इसके चेयरमैन बने हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। तो आज जानते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में थोड़ा सा क्या है ये, और इससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन को आज देखेंगे हम। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो उसका स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और एक ये जाहिर सी बात सरकारी संस्था है ये। इसका क्षेत्र जो है भारत है, पूरे भारत के अंदर में जितने भी जो
ऐसे केस आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो मानवाधिकार संबंधी जो केस आते हैं उसको देखना। और ये एक नागरिक संस्था भी है। मुख्यालय इसका कहाँ है? सरदार पटेल भवन जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस बारे में जरा सा। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है, वैधानिक संस्था है ये, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक संस्था है ये। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत करी गई थी। 1993 के अंदर में ही ये जो अधिनियम था, तो इस सितंबर में ये जो अधिनियम पास हुआ था, उसी के बाद भी अक्टूबर में इसको मान्यता मिली थी 1993 में। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है। और आगे क्या है? वर्तमान में 2018 जो है न्यायमूर्ति HL दत्तू इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह 70 वर्ष जो पहले हो जाए इसके बाद फिर इनको हटा दिया जाता है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। तो ये नियुक्ति हमने देख ली, कार्यकाल देख लिया हमने, अभी कौन अध्यक्ष हैं ये देख लिया हमने, और ये किस लिए काम करती है, इसका मोटिव क्या है वो देखा हमने, और ये कब बनी, किस अधिनियम के तहत बनी, हमने ये देखा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट स्लाइड है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ये जो मैंने लिया है, ये क्यों लिया है, इसके पीछे एक मुद्दा ये है कि अभी रिसेंट में जो मणिपुर की जो उच्च न्यायालय है, उसने जो म्यांमार से जो कुछ पीड़ित आ रहे हैं, जो हिंसा म्यांमार में चल रही है उससे पीड़ित जो हिंसा आ रहे हैं, उनको अलाउ कर दिया है भारत में आने के लिए। जो 7 नेशनलिस्ट आए थे इंडिया के अंदर में, तो उसको जो मणिपुर जो हाई कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने अधिकार के लिए आप UNHCR जा सकते हो, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ये UN की रिफ्यूजीज एजेंसी है, जाहिर सी बात है UN की तो होगी। तो थोड़ा जानते हैं इस बारे में। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज़, ये है UNHCR। इसका लोगो ये है और ये UNO से ही लिंक्ड है, तो देखेंगे आगे। इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 दिसंबर 1950 में हुआ था। और ये क्या यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के तहत काम करती है। ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। ये हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जिसके हेड हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज जो हैं वो फिलिपो ग्रैंडी हैं। फिलिपो ग्रैंडी इसके हेड हैं वो। तो ये काम कैसे करती है अब आपको बताऊंगा ज़रा मैं, कि जो UNHRC जो है इसका मोटो ये है कि जितने भी जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो एक कंट्री से अदर कंट्री जाते हैं, जो प्रवासी हैं, ठीक है, या विस्थापित लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनकी सुरक्षा, उनके खान पान के रहन सहन की व्यवस्था करना इस जो ये एजेंसी है इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, अब यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन जो UPSC के अंदर क्वेश्चन आने शुरू हुए थे उसको मैंने लेना शुरू कर दिया। तो ये सेट A का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 2020 के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं वो किस क्षेत्र में एक समान है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B, संविधान में संशोधन करने के विषय में। इसके लिए मैंने यूज़ किया है NCERT 11th क्लास की बुक है, जो उसका जो चैप्टर नंबर 5 है विधायिका वाला, उसका पोर्शन है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन कर सकती है कौन? लोकसभा, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है। और राज्यसभा क्या कर सकती है? संवैधानिक संशोधनों को पारित कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों क्या है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ये एक समान शक्ति है दोनों में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है सेट A का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। मॉडर्न इंडिया का जो क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है भी, कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये पत्रिका है विटाल विध्वंसक, ये करी गई थी गोपाल बाबा वांगलकर द्वारा। गोपाल बाबा वांगलकर के द्वारा ये पत्रिका जो है उसे प्रकाशित करी गई थी। स्लाइड में देखेंगे, ये है वटाल विध्वंसन जो ये पत्रिका है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है। तो गोपाल बाबा वालंकर जो है उनके जो प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये कौन है? ये हैं गोपाल बाबा वालंकर, ये है गोपाल बाबा वांगलकर।
चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। सेट ए का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है जो प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ है। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है ये कच्चे तेल की पदार्थ से संबंधित है। ये इसके लिए मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी इन्वेस्टोपीडिया, उसी में ये दिखाया गया था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है WTI, वो क्या क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल होता है क्रूड ऑयल वो है ये। और क्रूड ऑयल बहुत ही बदबूदार और काला होता है, उसी में से कई सारे डीजल्स आपके पेट्रोल ये सब निकाले जाते हैं। तो ये वहाँ संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सेट ए का ही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 65 जो इकोनॉमी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? G20 का तात्पर्य यहाँ से है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो इस जो चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर में से अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की जो हैं G20 के सदस्य हैं। इसके लिए मैंने डेटा निकाला था, ये रहा आपके, ये अर्जेंटीना, यहाँ पर अर्जेंटीना, ये है मैक्सिको, ये है साउथ अफ्रीका और ये है तुर्की। तो ये G14 जो ग्रुप है 20 का, इसका ये पार्ट है चारों जो हमने देखा था पीछे। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। तो ये स्लाइड्स हैं। तो आज के विशेष में देखेंगे हम कुछ विशेष जो संबंध जो न्यूज़ है उसको देखेंगे हम कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई बड़े कदमों का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इससे जुड़ी स्थिति पर RBI की नज़र बनी हुई है। दूसरी तरफ लहर के खिलाफ बड़े कदम की ज़रूरत है। अब RBI ने क्या किया कि रिसेंट में जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने घोषणा करी है कि RBI ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ठीक है, कि इसके अंदर में जो हालत है हेल्थ सेक्टर की उसको डेवलप किया जाए, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और जो मेडिसिन हैं, मास्क हैं, इनके लिए RBI के जो डायरेक्टर जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने 50,000 करोड़ देने के लिए फैसला लिया है। नेक्स्ट स्लाइड तक चलेंगे अपने विशेष 2 में। तो भारत में आ सकती है कोविड की तीसरी लहर, एम्स निदेशक ने बताई वजह कितनी होगी खतरनाक। अभी रिसेंट में जो एम्स के निदेशक हैं उन्होंने कहा कि जो थर्ड वेव है कोरोना का, वो भी भारत में आ सकता है अगर लोगों की जो इम्यूनिटी है उसमें अगर सुधार ना लिया जाए तो। दिल्ली स्थित देश के अग्रणी चिकित्सक संस्था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया लगातार कोविड-19 के बीच लेकर नई सलाह और सुझाव जारी करते रहे हैं। मंगलवार को डॉक्टर गुलेरिया ने भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अगर वायरस आगे चलकर परिवर्तन करता है, मतलब कि किसी की इम्यूनिटी से वो काम करना शुरू कर देता है, इम्यूनिटी से बचने का तंत्र विकसित कर लेता है, मतलब अपने को सेव कर लेता है, ठीक है, तो हो सकता है कि देश के अंदर में कोविड-19 की थर्ड जो वेव है वो आ सके। तो ये काफ़ी एक चौंका देने वाला, एक जो हमें डरा देने वाला एक न्यूज़ है। डरा देने वाला नहीं कहेंगे, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक सबसे अच्छा जो उपाय है हमारे पास यही है कि सामाजिक दूरी बना कर रखें, मास्क पहने और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, जितना हो सके उतना अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। विशेष 3 में देखेंगे कि यूपी एक्सटेंडेड लॉकडाउन, यूपी ने बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा अब 10 मई से 7 बजे तक पाबंदी कर दी गई है। ठीक है, सुबह 7 बजे तक कर दी गई, 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया यूपी गवर्नमेंट ने। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बार फिर वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले 3 दिन वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, इसके बाद फिर 2 दिन का बढ़ते हुए 6 मई सुबह तक 7 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इसे बढ़ते हुए सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। लिहाजा यूपी में ये पूरा हफ्ता अब लॉकडाउन ही रहेगा। जैसी सी बात है, अब केसेस इतने बढ़ रहे हैं यूपी के अंदर में, तो एक ये अहम फैसला था कि लॉकडाउन लगाना। बट लॉकडाउन जो है, एक पूर्ण लॉकडाउन जो है, वे अभी रिसेंट में राहुल गांधी का जो पक्ष था उन्होंने दिया था कि देश के अंदर में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। बट अगर पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तो इससे कि जो हमारे जो इकनॉमी है,
जिसकी हालत अभी बहुत ही खस्ता है, उसको ज़्यादा प्रभावित होगा वो, अगर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया तो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ, हरियाणा खट्टर सरकार का डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए बड़ा फैसला, रेस्ट हाउस में रहना खाना मुफ्त। ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल जो सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं और नर्सेज हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है कि खाना पीना रहना बिल्कुल सब फ्री कर दिया है, ताकि इस महामारी में जो लड़ रहे हैं इनके जो हिम्मत है उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी में जनता की सेवा में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल व आवश्यक सेवाओं संबंधित स्टाफ के लिए अहम निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश भर में लोक निर्माण विभाग के सभी विश्राम गृह में डॉक्टर, पैरामेडिकल आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ का रहना व खाना मुफ्त कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिसके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार है, ने विभाग के संबंधी अधिकारियों को आदेश जारी किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विशेष 5 में। हाँ, ये अभी तीसरी बार जो ममता बनर्जी हैं वो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं, पर बंगाल के अंदर में जो हिंसक जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, क्योंकि हिंसा जो है वो सदैव एक हानि की ओर अग्रसर होता है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र में तकरार और अधिक बढ़ सकता है। राज्य में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा घटना पर केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वे तत्काल रिपोर्ट सौंपे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि बंगाल में अब भी हिंसा जारी है, बिल्कुल इस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो हिंसा हो रही बंगाल के अंदर में वो जायज़ नहीं है, और हिंसा होना एक उचित कारक नहीं सूझता। तो ये भी रिसेंट में अपडेट आया था, तो उसको मैंने ऐड कर दिया विशेष 5 में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा था, तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें, और नए अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल सिवी पाठशाला। थैंक यू।